नमस्कार, डीबी लाइव बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे तमाम दर्शकों का। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, काफी बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इस बीच लगातार चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आरजेडी विधायक आलोक कुमार के यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की है। उनके 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में लगातार चर्चाएं ये चल रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। और आलोक कुमार जिनके यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी है, उसको लेकर चर्चा ये भी चल रही है कि ये रेड शायद इसलिए की गई है क्योंकि जो जेडीयू है और आरजेडी है, दोनों की नजदीकियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या कुछ जानकारी है अंशिता आपके पास? जी बिल्कुल, 16 जगहों पर ईडी की रेड जो है पड़ी है और ये समझ में आ रहा है कि अचानक से जो ईडी को एक्टिव किया गया उसके पीछे की कहीं ना कहीं बड़ी वजह यही है कि नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ हाथ मिलाने की जो खबरें जोर पकड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उसी का ही असर देखा जा रहा है कि बीजेपी ने अभी एक तरह से नीतीश कुमार को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मतलब आपके जिनसे आप करीबियां बढ़ा रहे हैं उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। तो आप समझ जाइए कि अगर आप उधर गए तो आपके भी जो लोग हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय क्योंकि नीतीश कुमार के पास ही है जब से वो सीएम बने हैं, तो उस जो उनके जो लोग हैं ऊर्जा सचिव और जो एक करीबी अधिकारी हैं उनके घर भी ईडी की छापेमारी अभी पिछले दिनों हुई थी। तो ये सारी चीजें लगातार ईडी को एक्टिव तभी करती है बीजेपी जब वो टेंशन में होती है। मतलब जब उसके हाथ में कोई चीज नहीं रह जाती है, जब उसके बस से बाहर होने लगती हैं चीजें, तो ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाया जाता है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार के पलटी मारने की खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं, आप देख रहे हैं कि 14 जनवरी नजदीक आ रही है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि 14 तारीख को बहुत कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और क्योंकि 18 तारीख को जिस तरह से राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं, वहीं लालू यादव ने अपने तमाम विधायकों को एकजुट वहां पर बुला लिया है और एक बैठक बुलाई है, तो ये माना जा रहा है कि ये इसीलिए किया गया है जैसे जिस दिन नीतीश कुमार के साथ में आने का ऐलान किया जाए और उसी दिन राज्यपाल के पास इस्तीफा देकर और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं नीतीश कुमार। तो ये सारी चर्चाएं सब जोर पकड़ रही हैं और बीजेपी को लग रहा है कि अब नीतीश किसी भी तरह से नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है नीतीश बैठकें या मुलाकात जो हो सकती हैं उनकी बीजेपी के नेताओं से वो लगातार टाल रहे हैं। लगातार तीन बार ऐसा हो चुका है कि नीतीश कुमार बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जब 16 दिसंबर को अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद जब एक एनडीए की बैठक बुलाई गई थी, अंबेडकर को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी अमित शाह ने, उसके बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई दिल्ली में, उससे नीतीश कुमार ने पहले दूरी बनाई। उसके बाद नीतीश कुमार मतलब 2 दिन पहले ही बैठक होती है उसमें तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य जांच के लिए जाना भी था तो आप 2 दिन पहले भी जा सकते थे। तो उस बैठक के 2 दिन बाद ही दिल्ली पहुंच जाना और फिर वहां जाकर कांग्रेस के नेताओं से तो मुलाकात करना, और लेकिन जो पीएम मोदी से और जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात होनी थी उसे वो कैंसिल करते हैं और तुरंत पटना लौट आते हैं। इसके बाद फिर 5 और 6 तारीख में अमित शाह पटना आने वाले थे, लेकिन अंदर खाने खबर ये चल रही है कि नीतीश कुमार ने मिलने से बिल्कुल मना कर दिया कि अमित शाह से वो नहीं मिलेंगे। तो मतलब इन तीनों ही जगह अमित शाह ही एक बड़ी वजह रहे हैं जिस तरह से बीजेपी से दूरी बना रहे हैं नीतीश। तो उसको लेकर ये माना जा रहा है कि जब बीजेपी को दिख रहा है कि नीतीश कैसे भी इस बार मानने को राजी नहीं है, नीतीश का साफ साफ कहना है कि सीएम पद से नीचे पर वो बात नहीं करेंगे और बीजेपी भी इस पर अड़ी हुई है कि सीएम पद पर इस पर कोई बात ही नहीं होगी। वो बिल्कुल महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले की तरह ही इधर बिहार में चलना चाह रही है। वो चाह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाए लेकिन सीएम फिर बीजेपी का बना दिया जाए। पहले अमित शाह के बयान से इसी तरह के संकेत मिले कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और फिर सीएम कौन होगा। उसके बाद विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है दूसरे, उनके बयान से भी यही संकेत मिले कि सच्ची श्रद्धांजलि तो वो होगी अटल बिहारी वाजपेयी को जब बिहार में सीएम जो आएगा वो बीजेपी का आएगा। तो ये बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी अब खुद को आत्मनिर्भर करना चाहती है बिहार में, जैसा कि महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में अमित शाह का बयान था कि जो अगला चुनाव होगा तब तक आत्मनिर्भर बनाएंगे बीजेपी को। बीजेपी अपने सक्षम होनी चाहिए उतनी कि अपने बलबूते पर चुनाव लड़े और अपने बलबूते लड़ ले। वही चीज यहाँ पर भी आने लगी है। मतलब जो महाराष्ट्र में हो रहा था वही स्थितियां बिहार में भी बनती दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार को जब टेंशन बढ़ी तो उन्होंने छटपटाना शुरू किया और उस छटपटाहट से बीजेपी खेमे में हलचल मची और बीजेपी खेमे में जब हलचल मची है
तो फिर ईडी को एक्टिव कर दिया गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पिछले दिनों से ये चर्चाएं भी तेज हैं कि नीतीश कुमार लगातार पिछले 9 दिनों में राज्यपाल से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं और हाल ही में क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव ने भी मुलाकात की थी राज्यपाल से। ऐसे में सवाल ये उठे हैं कि आखिर पक क्या रहा है बिहार की राजनीति में। और बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए लगातार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, संकेत भी मिलने लगे हैं एनडीए के बिखरने के। इस बीच चिराग पासवान जो है वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि एनडीए जो है वो एकजुट है और इस चीज को लेकर उनका बयान भी सामने आया है। चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनवाते हैं आपको। लालू जी ने नीतीश जी को निमंत्रण दिया है इधर आने का। देखिए, जो लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं और जो लोग भी ये मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि एनडीए में किसी प्रकार की टूट हो या किसी तरीके से एनडीए का कोई भी घटक दल टूटकर विपक्षी गठबंधन की तरफ जाए, ये नहीं होने वाला। एक बात तय है कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के 5 घटक दल एक साथ पूरी मजबूती से न सिर्फ हम लोग वो चुनाव लड़ेंगे, बल्कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बनने जा रही है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं लाठीचार्ज का मैं पक्षधर नहीं हूँ। छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, उनकी हर उचित मांग को पूरा किया जाना चाहिए। उन पे लाठी चलाना कहीं से भी उचित नहीं है। हमेशा बातचीत का दरवाजा खुला रहना चाहिए, इस बात का मैं पक्षधर हूँ। तो ये थे चिराग पासवान जिन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि एनडीए जो है वो एकजुट है और एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेगा, बल्कि जीतेगा भी। इस तरीके का बयान जो है चिराग पासवान ने दिया, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि ये जो चुनाव है सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया। तो क्या कुछ कहेंगे अंशिता आप? बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि उन्होंने सारी बातें की कि कितने सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, कैसी जीत होगी, कितनी सीट्स जीत कर आएगी बीजेपी या एनडीए, एनडीए की क्या तैयारी है, एनडीए में एकजुटता है। उन्होंने तमाम बातें की, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस समय चर्चा में बना हुआ है, जिस पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और उस सवाल से वो बचते हुए यहाँ पर नजर आए, यहाँ कहें कि टालते हुए नजर आए। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने भी उस पर कोई जवाब नहीं दिया जिस तरह से अमित शाह ने बात को टाला था कि अभी ये सब आगे की बात है, ये सब आगे चर्चा होगी। लेकिन चिराग पासवान ने तो उस मुद्दे पर टच भी नहीं किया, मतलब वो वहां पर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरह से नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। लोजपा को अपने साथ लाया गया है और अंदर खाने चर्चा ये भी चल रही है कि जीतन राम मांझी को भी अपने साथ लाया जा रहा है। उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। यानी एनडीए एकजुट होकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश को उनकी जरूरत है, नीतीश की जरूरत बीजेपी या एनडीए को नहीं है। ये दिखाने की कोशिश अभी की जा रही है और बीजेपी एनडीए को इस तरह एकजुट दिखाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और चिराग पासवान का बयान भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि यहां पर एकजुटता है, फैसला तो बीजेपी लेगी, ये अभी फैसला नहीं लिया गया और इस पर अभी इतनी जल्दी चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। इस तरह से वो बचते हुए नजर आए हैं। यानी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही चिराग पासवान ने ये मैसेज दिया है या ये संकेत देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा दूसरी बात करें तो यहाँ पर एनडीए से नीतीश को एक साइड करने का ये एक ही उदाहरण नहीं है चिराग पासवान का बयान। इससे पहले आपने देखा होगा अभी जब प्रगति यात्रा लगातार निकाली रहे नीतीश कुमार और उसके चलते हुए वो विकास का जायजा लेने के लिए जब संसदीय क्षेत्र में पहुंचे चिराग पासवान के, तो वहां उन्होंने बैठक बुलाई, जैसे कि वो सभी सांसदों का बुला रहे हैं, जिस जिस इलाके से वो गुजर रहे हैं वहां के सांसदों को, वहां के विधायकों को वो बुला रहे हैं और उनसे विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं ताकि उन्हें जनता के बीच जाना है और जवाब देना है जब जनता उनसे सवाल करेगी। तो ये सारी चीजों को लेकर जब वो पहुंचे तो उनकी बैठक से 3 सांसद गायब थे। जो तीनों सांसद आते हैं उस क्षेत्र के तीनों ही सांसद गायब थे, जिसमें से पहले एक चिराग पासवान खुद थे जो लोजपा के हैं। इसके अलावा लोजपा के ही दूसरी सांसद वीणा सिंह
वो भी उससे गायब थे, और तीसरे थे बीजेपी के एक और नित्यानंद राय, वो गायब थे। तो इस तरह से ये पता चलता है कि नीतीश के कार्यक्रमों से जो लोजपा है या बीजेपी है, इन लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है, नीतीश को अलग थलग करना शुरू कर दिया। तो ये लगातार दूसरी चीज है जिससे पता चल रहा है कि बीजेपी अब नीतीश के दबाव में नहीं आना चाह रही है, वो नीतीश को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। और उसी को जोड़कर यहां देखा जा रहा है कि जो ये अचानक से छापेमारी जो आरजेडी नेता के घर हुई है, इसको कड़ियां जोड़कर देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी आरजेडी के लोगों पर छापेमारी करके नीतीश को समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप मान जाइए, नहीं तो ये छापेमारी फिर आपके करीबी के होना शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल, एक तरफ जो चिराग पासवान है वो लगातार यही कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, एनडीए में कुछ भी बिखरता नहीं है। और ऐसे में जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो लगातार कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है। इस दौरान जो है सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू को भी इनवाइट किया गया है। इसके साथ ही जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनको भी बुलाया गया है, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान पॉलिटिकल खिचड़ी जो पकने के संकेत मिल रहे हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगले ही दिन बात की जाए 15 तारीख को ये कार्यक्रम होगा और 16 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो अपनी प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। और इस दौरान कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस तरीके की चर्चाएं बहुत चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बिल्कुल, आपने जो कहा है पॉलिटिकल खिचड़ी बनने जा रही है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वैसे भी सभी जानते हैं कि जो ये 14 या 15 तारीख के जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसमें खिचड़ी ही बनाई जाती है और वही खाने का वो रहता है। बिहार के जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे। और वैसे पूरे देश में ही उस त्योहार को इसी तरह मनाया जाता है। और उसी दिन दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके, भोज का आयोजन करके पशुपति पारस ने जिस तरह से लालू यादव को या नीतीश कुमार को और राज्यपाल को जो न्योता भेजा है, और उस न्योते से मतलब उस कार्यक्रम से चिराग पासवान को अलग रखा है। और बाकायदा ये बयान उनके प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि चिराग पासवान तो बाहर ही हैं, मतलब घर के लोगों को ही उन्होंने अलग कर दिया। और पशुपति पारस ने नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ लाने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पुल का काम भी कर रहे हैं वो, क्योंकि दोनों के ही करीबी हैं पशुपति पारस। लालू यादव से उनकी करीबी पहले रही है और अब बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे नीतीश कुमार से, तो उनके साथ भी उनकी करीबी बढ़ती रही, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब पार्टी टूट रही थी उस दौरान नीतीश कुमार ने पशुपति पारस का समर्थन किया था, चिराग पासवान का समर्थन नहीं किया था। और पशुपति पारस बीजेपी से उस समय से नाराज है जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो तरजीह चिराग पासवान को दी गई थी। जो भी सीट्स चिराग पासवान ने मांगी थी उन्हें वो सीट्स दी गई थी। और खासकर चिराग पासवान जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरे, उस सीट पर पशुपति पारस भी दावा ठोक रहे थे और वो चाहते थे कि वो सीट उन्हें मिले, लेकिन बीजेपी ने नहीं दी, वो चिराग पासवान को दी गई। तभी पशुपति पारस बहुत ज्यादा नाराज हुए थे और उसी दौरान ये खबरें आई थी कि वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी आलाकमान उस समय उन्हें मनाने में कामयाब रहा और फिर उसके बाद पशुपति पारस ने अपना फैसला बदल दिया था। लेकिन अब क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अब बीजेपी उनके साथ ऐसा खेल ना कर दे, क्योंकि अभी पिछले दिनों खबरें ये भी आई थी जब चिराग पासवान कुछ अलग विचार बताते हुए दिखाई दे रहे थे, मतलब वो बीजेपी के बयानों से अलग राय अपनी दे रहे थे, उनके फैसलों से अलग राय दे रहे थे। तब बीजेपी ने एक बार पशुपति पारस से फिर से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की थी। बाकायदा अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी पशुपति पारस की और वो तस्वीर भी सामने आई थी। तो उसको देखते हुए पशुपति पारस लेकिन बीजेपी का खेल समझ चुके हैं कि हमें फिर एक बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और फिर उठाकर फेंक देंगे। तो ये सारी चीजें पशुपति पारस समझ रहे हैं और यही एक वजह है कि एक अलग खेमा तैयार होने लगा। यानी आज समझिए कि चिराग पासवान, हम, बीजेपी, शायद उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग मिलकर, आरसीपी सिंह की भी एक पार्टी अभी जो आई है ये आशा, वो सारे लोग ये जो मिलकर एक खेमा बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस ने ये जो खेमा बना लिया है, ये दही चूड़ा भोज का आयोजन करके, और उसके साथ उन्होंने रामविलास पासवान का नाम जोड़ा है। बाकायदा प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि इस भोज का आयोजन हमेशा से वो करते थे अपने समय में और सभी दलों को बुलाते, तो हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसी प्रथा जो चलाई थी उन्होंने उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उस कार्यक्रम से उन्हीं के बेटे को अलग हटा देना ये बताता है कि एक दूसरा खेमा भी इधर तैयार हो रहा है। मतलब जो नाराज दल हैं बीजेपी से, चाहे वो नीतीश हो, जेडीयू, और इधर पशुपति पारस, ये दोनों ही कहीं ना कहीं लालू प्रसाद से अब नजदीकी बढ़ा रहे हैं और राज्यपाल को भी उसमें मिलाकर बुलाकर, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार और राज्यपाल की जो दोस्ती है आरिफ मोहम्मद खान की, वो करीब 35 साल पुरानी दोस्ती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उस दोस्ती का फायदा नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अब बीजेपी खेमे में थोड़ी हलचल ज्यादा बढ़ गई है।
जी बिल्कुल, बिहार में जो है दही चूड़ा के साथ ही खेल हो सकता है, क्योंकि 16 तारीख को एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। उससे एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले यानी कि 15 तारीख को पशुपति पारस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया है, जिसमें तीनों ही नेता मौजूद रहेंगे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद। और इस दौरान जो है राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुछ बड़ा होने के संकेत जो है वो अभी से मिलने लगे हैं, और ऐसे में कुछ बड़ा होगा तो कहा यह भी जा सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, कोई नया प्लान जो है अपनी यात्रा से पहले कोई नई यात्रा पर निकल सकते हैं, कोई नया प्लान तैयार कर सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी की जान जो है वो लगातार फंसी हुई है, लगातार वो यही सोच रहे हैं कि आखिर बिहार की राजनीति में होने क्या वाला है, क्योंकि जो बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रहा है उसकी आंच जो है दिल्ली तक पहुंच गई है, और दिल्ली में भी काफी घमासान मचा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में भी चुनाव है और इसका असर जो है दिल्ली तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है कहीं वो लटक ना जाए, कहीं जो जेडीयू है वो अपना समर्थन पीछे ना खींच ले। और सवाल ये भी है कि आखिरकार जेडीयू कब तक मोदी सरकार को समर्थन देगा। तो फिलहाल इसी चर्चा पर हम यहाँ पे विराम लगाना चाहेंगे। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय पर आपसे।